हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशंस। ओके, तो ग्रेविटेशन जो नाम है वो सभी ने सुना होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कौन सा लॉ लगता है उसको समझने के लिए, वो हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो रियल लाइफ में कई सारा इंसिडेंट होता है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है, और डिटेल में नहीं है एक्सप्लेनेशंस। जैसे कि कोई भी पत्थर को अगर ऊपर फेंकेंगे तो वापस वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, और कोई भी चीज़ को ऊपर से फेंकेंगे तो वो सिर्फ नीचे आ जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ का, वो हर एक चीज़ को अपने ओर खींचता है, एक फोर्स है। मतलब अर्थ क्या करता है, हर एक चीज़ को अपने ओर खींचता है, एक फोर्स लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल्स, जो प्लैनेट्स होता है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? घूमने का मतलब क्या है? मैंने तो पहले ही समझाया था कि घूमने का मतलब फोर्स लगना, क्योंकि एक बॉडी तभी घूम पाएगा जब उसका हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब उसमें वेलोसिटी में हर एक पॉइंट में बदलाव आएगा, तभी जाके वो एक जगह पे घूम पाएगा। या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है, अगर बाहर से हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, बाहर से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो यूनिफॉर्मली एक ही वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा तो वो क्या सर्कुलर मोशन कर पाएगा? नहीं। सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन में बदलाव लाना पड़ेगा, हर जगह पे डायरेक्शन में बदलाव लाना पड़ेगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये जो बदलाव आ रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में बदलाव कौन आता है? वेलोसिटी का बदलाव का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। कितना तेज़ी से वेलोसिटी बदलता है उसका नाम है एक्सेलरेशंस। और वेलोसिटी में बदलाव लाने के लिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से कुछ लगाना पड़ता है, वो क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये जो अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, या फिर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, इसका रीज़न क्या है? कुछ फोर्स तो ज़रूर लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के चारों ओर सन घूम रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सन सीधा चला जाता। ये अर्थ है और इसके चारों ओर सन घूम अर्थ है, इसके चारों ओर मून घूम रहा है। सैटेलाइट की बात करते हैं, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है। तो अगर अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ना होता तो वो तो सीधा चला जाता, लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या होता है, एक जगह पे बांध के रखा है। हमेशा क्या होता है, सेंटर के ओर एक फोर्स लगता है जो इसको यहाँ पे बांध के रखा है, नहीं तो वो सीधा इधर चला जाता। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ऐसा कई सारा फिनोमेना मिल जाएगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम में आता है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने स्टडी किया, उसको एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और देखा सिर्फ अर्थ और कुछ बॉडी में फोर्स नहीं लगता, हर एक बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, हर एक मास के बीच में। मास बड़ा हो या फिर छोटा हो, कोई भी दो मास, यूनिवर्स का कोई भी दो मास ले लो, उन दोनों का बीच में एक फोर्स लगेगा। जैसे कि इस चौक के साथ बोर्ड का फोर्स है, तो अगर इसको छोड़ देंगे तो इसके ओर भागना चाहिए था, लेकिन नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? जैसे कि अर्थ हम लोग को खींचता है, तो हम लोग भी अर्थ को खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि फोर्स, थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन हैव इक्वेशंस। अगर अर्थ हम लोग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसका मतलब हम लोग भी अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, तो हम अर्थ की ओर चला जाता है, लेकिन अर्थ हमारे ओर नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसा कई सारा क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स क्या बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, दोनों का बीच में एक फोर्स लगता है, और जो वो फोर्स है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यूनिवर्स में कोई भी दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वो बोला कि मास का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज़्यादा होता रहेगा। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसके दुगना तेज़ी में वो घट जाएगा, बहुत जल्दी घट जाएगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टी। तो उसको हम लोग एक लॉ के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस? ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हम लोग इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली फॉर्म को लिखेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स
between two masses are is directly proportional to the product of their masses। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना तेज़ी से वो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। ये तो नेचुरल है, डिस्टेंस के साथ फोर्स घट जाता है। तो यहाँ पे जो बोला गया कि एफ जो है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कौन सा चीज़ क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मास है m1 और एक मास है m2। कोई भी दो मास ले लो, दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। तो फोर्स जो है m1 के साथ भी प्रोपोर्शनल, फोर्स m2 के साथ भी प्रोपोर्शनल। और मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना तेज़ी से ही घट जाएगा, दुगना तेज़ी से घट जाएगा r²। ठीक है, अगर हम लोग इस लॉ को एक साथ लिखेंगे, इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। समझ में आ गया, मतलब एक टोटल लॉ हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कांस्टेंट लाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको दूसरे जगह पे लिखते हैं ना, इसको पोज देते हैं। अब देखो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 बाई r²। G क्या है, एक कांस्टेंट है। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन अगर डालेंगे तो यहाँ पे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का रूल्स है मैथमेटिक्स में। तो ये जो G है इसका नाम है क्या, इसका नाम है यूनिवर्सल, अच्छे से लिख लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। इसका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके देखा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका क्या होता है केजी, इसका भी केजी, और इसका होता है मीटर। तो जी का यूनिट क्या होगा, निकल सकते कि नहीं निकल सकते, यहाँ पे निकल सकते। जी क्या होगा, F r² m1 m2। तो अगर हम लोग को सारी यूनिट पता है तो जी का यूनिट तो हम इजीली निकल सकते हैं। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, और उसके स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी जो है इसका न्यूटन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, अब जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू कभी कभी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है, इसीलिए इसको याद रखना ही बेटर है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 एंड इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास दो मास है, 10 kg एंड 50 kg। दो मास है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो दो मास है जो कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, इन दोनों का बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी का वैल्यू 6.67 10⁻11, m1 10 50, और r मतलब देखो r 50 सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में नहीं बता सकते, उसको मीटर में करना होगा, ऐसा ही सिस्टम है। तो मीटर कैसे करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100 मतलब हाफ हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 1 ये क्या होगा, 1/2 उसका होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 6.67 10⁻11 10 इंटू 50 इंटू 4, 6.67 जो नंबर से उसको लिख देते, 5 4 जा 20, 20 एंड 10 200 2000, सो 2 इंटू यहाँ पे होगा 1000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻11 और 10⁻3,
1000 मतलब 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा लगभग एक काम को 13.34 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। अब देखो ये हम लोग एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल लिए, दो ऐसा बॉडी रखा हुआ है 30 से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, बहुत क्लोज है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, और इसका 50 kg है, इसका 10 kg है। तो हम लोग देखें जिसका जो वैल्यू होते उसका वैल्यू कितना कम है, 10⁻⁻8 मतलब 1 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग अगर लिखेंगे 13.34 बाय 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, 10⁻⁻8 का मतलब है नीचे 10⁸, मतलब इसको इतना बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.00000013 ऐसा होगा, इतना छोटा मतलब 1 न्यूटन भी नहीं। तो रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर पाएगा क्या, जैसे कि ए बॉडी में और डस्टर में फोर्स है लेकिन ए इसमें नहीं भाग रहा है, इतना कम फोर्स लग रहा है, और क्योंकि इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब रियल लाइफ में हम लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग को रियलाइज़ करना है तो दोनों में से एक मास को बहुत ज़्यादा होना होगा, तभी जाके कुछ फोर्स मिल सकता है। समझ में आ गया? अब मान लेते हैं कि अर्थ के साथ हम लोगों का कितना फोर्स लगता है, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है, इसका मास कितना है, मान लेते हैं कि 50 kg है, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, पता है इसका मास कितना है 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है 10⁻24 kg, मतलब 6 and 24 नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मच इट इज़, जस्ट इमेजिन। अब इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या होगा G m1m2/r²। तो यहाँ पे G के जगह तो G कैपिटल M मतलब एक स्मॉल m और r², r मतलब रेडियस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर दो छोटा मास है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस ये है, समझ में आ गया। अगर दो बड़ा मास है ऐसा तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कौन सा लेना होगा, ए वाला कि ए वाला, तब हम लोग क्या करेंगे सेंटर से लेंगे, समझ में आ गया। जब कोई बॉडी बहुत बड़ा होगा साइज़ में तब हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे, डिस्टेंस सेंटर से। तो क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, और इसके ऊपर खड़ा हुआ है, इसका सेंटर ये है, तो ऑलमोस्ट क्या है सेम है, ये है डिस्टेंस जो कि अर्थ के रेडियस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बैठाएंगे, जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, कैपिटल M का वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24 kg, और स्मॉल m का वैल्यू है 50 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है पता है, रेडियस बहुत ज़्यादा होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना ज़्यादा होता है, जस्ट इमेजिन 640000 मीटर, इतना मीटर होगा। तो उसको यहाँ पे बैठा देते हैं 64 1 2 3 4 5 स्क्वायर। इसको अगर हम लोग करेंगे करना कैलकुलेटर में, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो लगभग ये क्या आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा। तो इतना बड़ा मास, दोनों में से M1 और M2 में एक मास बहुत बड़ा है, कौन है, अर्थ है, तभी जाके कुछ फोर्स 500 न्यूटन बन रहा है, जिसको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में जो बॉडी होता है वो उसका मास इतना कम होता है, मतलब मास ज़्यादा भी होगा फिर भी क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो जी है ना, यही तो प्रॉब्लम है, जी का अंदर कितना वैल्यू है, बहुत ही छोटा है। तो जी को हम लोग किसी से भी गुना कर ले वो छोटा ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है 10⁻24 है, तो उसको जब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो वहाँ पे कुछ फोर्स मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, अर्थ हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब अर्थ इतना बड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा मास है, तभी जाके कुछ फोर्स बना लेता है। रियल लाइफ में जो मास है वो कुछ फोर्स नहीं बना पाएगा, इतना छोटा फोर्स बनाएगा। तो इतना छोटा फोर्स हम लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते, इसीलिए रियल लाइफ में ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट हम लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते। समझ में आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। काफ़ी सारी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है ग्रेविटेशन का, इसको NCERT से पढ़ना होगा, और 2-4 प्रॉब्लम भी यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे।